हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय प्रकाश। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं नीट में, सीयूसीटी में अभी आता है, और इसमें मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, अभी हम इसका टॉपिक को 2 से 3 क्लास में खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन, और उसी के साथ हम आज शुरू करेंगे माइटोसिस। और क्योंकि माइटोसिस इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, और मेयोसिस अगर इसमें घुसाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटा का लेक्चर पूरा हो जाएगा। इसी वजह से हम आज सिर्फ माइटोसिस के ऊपर और सेल साइकिल और सेल डिवीजन के इंट्रोडक्शन के ऊपर ही पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक सेल, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसका एक डेफिनेट शेप रहता है, और उसके अंदर क्या रहता है, एक न्यूक्लियस रहता है। और जितने सारे कंपार्टमेंटलाइज्ड जितना हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, या फिर प्लांट के अंदर वैक्यूल वगैरह हो गए। ठीक है, उसका क्या रहता है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करके वो अपना अपना काम करते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए, और उसके साथ क्या रहते हैं, डीएनए से निकलते हैं आरएनए निकलते हैं, और क्या होता है, सेल का ग्रोथ करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रोथ करने की वजह से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस का साइज उतना ही रहता है। ओके, लेकिन क्या करता है कि न्यूक्लियस के हिसाब से सेल का जो बाहरी स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि उसका जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम हो गया, वो ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, इसीलिए देखो ये न्यूक्लियस के हिसाब से सेल के अंदर कितना एरिया कवर कर पा रहा है, और इसी वजह से वॉल्यूम बढ़ने के वजह से उसको वो अच्छे से नहीं चला पाता। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, उसका रेशियो जो है वो कम हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का इतना अच्छा पकड़ नहीं रह पाता। इसी वजह से सेल क्या करता है, डिवीजन करके दो छोटे छोटे सेल्स, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस का अपने सेल के ऊपर अच्छे से पकड़ रह पाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है कॉर्न प्लाज्मिक इंडेक्स। ओके, इसको किसने दिया था, इसी को दिए थे हॉटवर्ग ने। ठीक है, ये इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, यानी कि पूरा वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ओके, यानी कि पूरा सेल का वॉल्यूम हम ले जाएंगे, और उसमें से अगर न्यूक्लियस को हम माइनस कर देंगे तो फिर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हर सेल के लिए एक डेफिनाइट टाइम पीरियड रहता है उसके ग्रोथ के लिए और उसके डिवीजन के लिए। ठीक है, जैसे कि ईस्ट में हो गया, उसका एक डिफरेंट टाइम फ्रेम रहता है। ठीक है, 90 मिनट्स या फिर 1.5 घंटा। और एक ई कोलाई को कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स। ह्यूमन के अंदर कितना लगता है, ह्यूमन के अंदर 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और इसमें से भी सेल डिवीजन के लिए सिर्फ लगते हैं 1 घंटे, और बाकी के 23 घंटे लगते हैं उसको ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, 1 घंटे सिर्फ लगते हैं डिवीजन में,
और 23 घंटे लगते हैं क्या करने के लिए? 23 घंटे लगते हैं उसको ग्रोथ करने के लिए, उसके साथ डिवीजन के लिए जितना सारा प्रोटीन चाहिए होगा उसके लिए, और उसी के साथ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है। और जितने सारे भी सेल ऑर्गेनेल हो गया उसको वो डबलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ठीक है बच्चे, अभी हम चार्ट प्रिपेयर करके पढ़ेंगे उसी हिसाब से। सेल साइकिल, सेल साइकिल में दो, ठीक है, यानी कि डिवीजन जो होता है दो तरह का डिवाइडिंग होता है, यानी कि एक हो गया आपका डिवीजन फेज, जो आपको पहले बताया था डिवीजन फेज, यानी कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, और एक हो गया नॉन डिवाइडिंग सेल फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज। इसमें क्या करता है, सेल क्या करते हैं, अपने जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल हो गया उसी को ग्रोथ करते हैं, यानी कि उसका नंबर बढ़ाते हैं, और उसके साथ जो डिवीजन के लिए जितना सारा प्रोटीन वगैरह चाहिए उसको चेक करते हैं, और उसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, सेल के जो मतलब फेज मैंने आपको पहले बताया था 1 घंटा लगता है, और नॉन डिवाइडिंग फेज जो ग्रोथ फेज भी बोला जाता है वो लगता है 23 घंटा। ठीक है, इसी वजह से इसी को बोला जाता है एम फेज, और इसको बोला जाता है आई फेज या फिर इंटरफेज। ओके, या फिर इंटरफेज। ओके, एम फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि माइटोटिक फेज की वजह से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आई फेज में क्या होता है? आई फेज में तीन होते हैं छोटा छोटा फेज, जिसको बोला जाता है G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। हो गया। G1 फेज सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं 11 घंटे। और उसके बाद आता है एस फेज, ये लेते हैं 8 घंटे। और G2 फेज ये लेते हैं 4 घंटे। जी माने ग्रोथ फेज, या फिर इसको गैप वन भी बोला जाता है। फेज को डेफिनेशन क्या है? ए फेज बिटवीन, गैप बिटवीन एम एंड एस फेज। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या होता है, ये माइटोटिक फेज के बाद ही आता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है पोस्ट माइटोटिक फेज। ठीक है, और यहां पे क्या करता है, सेल का जो ऑर्गेनेल हो गया, सेल ऑर्गेनेल डबल्स। ओके, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रोजोम। ठीक है, और इस फेज में क्या होता है, इसके बाद देखिए गैप वन फेज के बाद क्या होता है, एस फेज आता है, यानी कि एस फेज के लिए जो जो प्रोटीन वगैरह चाहिए वो क्या करते हैं, G1 फेज में ही बन जाते हैं। ठीक है, ऑल प्रोटीन्स that are required for DNA replication will here। ओके, समझ में आ गया। अभी उसके बाद क्या होता है, एस फेज होता है। एस फेज मतलब
इस फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, क्योंकि इस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। एक मदर का डीएनए से क्या बनता है, डॉटर डीएनए बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी फेज में भी होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसके बाद आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में होता है आपका डीएनए सिंथेसिस, या फिर बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन यहीं से ही होता है, इसी फेज में ही होता है। ये फेज को कंप्लीट करने के लिए 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है G2 फेज। एस फेज और G2 फेज के अंदर एक सेल साइकिल चेक पॉइंट आता है। मैंने आपको पहले बताया था एक G0 फेज आता है। ठीक है, G0 फेज में क्या होता है, ये एक तरह का चेक पॉइंट होता है। ठीक है, ईस्ट में जिसको बोला जाता है START, यानी कि स्टार्ट चेक पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इस चेक पॉइंट में क्या होता है, वो चेक करते हैं कि सुइटेबल एनवायरनमेंट है कि नहीं सेल डिवीजन के लिए, या फिर सेल साइकिल को बढ़ाने के लिए सुइटेबल एनवायरनमेंट अभी सेल के पास है कि नहीं। ठीक है, और एस फेज में जो रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन में अच्छे से डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद होता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में होता है जो एम फेज के लिए जो जो प्रोटीन्स चाहिए, वो प्रोटीन प्रोडक्शन होता है हमारे G2 फेज में। ठीक है, प्रोटीन्स दैट रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, या फिर लिखते हैं एम फेज, आर प्रोड्यूस्ड हियर। और क्या होते हैं यहाँ पे, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स are also produced here। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रोजोम। ठीक है, ये तीनों G1 फेज में नहीं होते हैं, डुप्लीकेशन नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी ऑर्गेनेल हो गए सारे डुप्लीकेट हो जाते हैं। ये जो तीनों ऑर्गेनेल बच गए, ये जाके कहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, इसी G2 फेज में। ठीक है, हम लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम and mitochondria are duplicated here। ओके, इसके बाद होता है हमारा डिवीजन फेज। ठीक है, डिवीजन फेज को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आपका हो गया साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का फिर से 4 भाग में डिवीजन होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है एक प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, एंड चौथा टीलोफेज। ओके, कैरियोकाइनेसिस हो गया, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। ठीक है, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। सेल साइकिल का डायग्राम चेक कर लेते हैं। देखिए,
सेल क्या करता है, सेल साइक्लिक वे में मूव करता है, सेल का ग्रोथ होता है साइक्लिक वे में, यानी कि एक पार्ट में आपका ग्रोथ हुआ, दूसरे में आपका क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, और एक पे क्या हुआ आपका प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस, यानी कि मैंने आपको जो बताया था माइटोसिस के लिए जो जो भी प्रोटीन चाहिए उसी के बाद ही होता है, G2 फेज के बाद ही तो होता है एम फेज, इसी वजह से चाहिए होता है जो जो प्रोटीन वो G2 फेजेस में ही प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक G0 फेज लिखा है। ठीक है, G0 फेज क्या है, या फिर इसको बोला जाता है G0 फेज। G0 फेज क्या करता है, जब कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर जब सही नहीं रहता, तब क्या करता है, सेल रेस्ट पे चला जाता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है रेस्टिंग फेज। एक्चुअली इसको रेस्टिंग फेज ना बोल के, अगर सेल साइकिल क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है, या फिर सेल साइकिल को वो एग्जिट कर जाते हैं। एक्चुअली सस्पेंशन से अच्छा होगा एग्जिट कर देना, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में भी ये लिखा है सेल साइकिल से वो क्या करता है, एग्जिट कर जाता है। G0 फेज एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। ओके, ये आपका भी एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन में आया है नीट में, 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था, लेकिन काफी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किए थे, कुछ बोले थे ये क्या करता है, सस्पेंड फ्रॉम सेल साइकिल। ठीक है, ये पूछा गया था, काफी लोग बोल रहे थे ये होगा और कुछ लोग बोल रहे थे ये होगा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल। ठीक है, ठीक है, और मैंने आपको जो बताया था, तो टोटल फेजेस के ऊपर अभी हम पढ़ेंगे, यानी कि मैंने आपको बता दिया इंटरफेज में क्या क्या होता है। इंटरफेज में होता है 3 फेजेस, G1, S और G2। ठीक है, G1 फेजेस में हो गया आपका सेल ऑर्गेनेल डबल होते हैं एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रोजोम। ठीक है, और एस फेज के लिए जो जो प्रोटीन चाहिए, कौन सा प्रोटीन रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, आपका हो गया सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। हेलिकेज हो गया, हेलिकेज क्या करता है, कट करता है आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया उसको कट करता है, और हेलिकेज के साथ साथ कौन सा प्रोटीन लगता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। हेलिकेज कट कर देने की वजह से वो जो दो स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, उन दोनों को अलग अलग करके रखने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसके साथ डीएनए का जो दो स्ट्रैंड हो गया उसके साथ बाइंड करके रहते हैं, इसी वजह से वो दोबारा नहीं जुड़ पाते। और फिर क्या हो गया, जो आपका डीएनए पॉलीमरेजेस हो गया, वो क्या करते हैं, आपका नया न्यूक्लियोटाइड बेसेस लगा के चलते हैं। ठीक है, और क्या हो गया, उसी के साथ साथ आपका हो गया लाइगेजेस हो गया, टोपो आइसोमरेज हो गया। टोपो आइसोमरेज का काम क्या करते हैं, वो जो ऑन कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग जो होता है उसको वो खोलते हैं। ठीक है, टोपो आइसोमरेज दो तरह का हो गया, यानी कि टोपो आइसोमरेज 1, टोपो आइसोमरेज 2। ठीक है, और लाइगेजेस का काम क्या है, जो कट होता है वो कट को जोड़ने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन मैं बता रहा हूं ये सब चाहिए होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन में, एस फेज में। तो जो जो प्रोटीन चाहिए आपका एस फेज में, ये सब बनता किधर है, G1 फेजेस में। ओके, और एस फेज में जो जो प्रोटीन मिल गया, और एस फेज भी कंप्लीट हो गया, एस फेज के बाद जाके शुरू होता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, जितना सारा एक G2 फेज में एक चेक पॉइंट भी होता है, वो क्या करता है, एस फेज में जो जो प्रोटीन बना है, सॉरी, जो जो डीएनए बना है, वो डीएनए के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं रहा, उसमें कोई मिस इंफॉर्मेशन तो नहीं रहा। ठीक है, तो वो चेक करता है और उसी हिसाब से उसको रिपेयर भी करता है। और क्या करते हैं, और इस फेज में आपका जो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रोडक्शन करते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, मेनली देखिए, ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम यह होता है कि जो आपका जो डीएनए के, यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस हो गया उसको कंप्लीट करने के लिए
उसके अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का मेन काम किया होता है, वो क्रोमोसोम को साथ बाइंड करके उसको दोनों साइड खींचते हैं। ठीक है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का प्रोडक्शन भी G2 फेजेस में होता है। उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन के लिए जितना सारा प्रोटीन चाहिए, ठीक है, ये सारा प्रोटीन प्रोडक्शन होता है आपका G2 फेजेस में। ओके, कंप्लीट हो गया। उसके बाद होता है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज दो तरह का होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम अभी देखेंगे, डिवीजन फेज और एम फेज। मैंने आपको क्या बताया, ये कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका, देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है, एक होता है आपका माइटोसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। यानी कि माइटोसिस यानी कि कार्यो काइनेसिस होता है, कार्यो काइनेसिस। इस फेज में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर मटेरियल डिवीजन होते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन यह है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, और होता है साइटोकाइनेसिस। ओके, कंप्लीट हो गया। इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो दो न्यूक्लियस ऐसे फॉर्मेशन हुआ, दो न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और एक ही सेल में ये है, एक ही सेल में दोनों न्यूक्लियस है अभी तक। ठीक है, ये क्या करता है कि पिंच ऑफ कर देते हैं, यानी कि इस तरह से एक फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या करते हैं, डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। ओके, समझ में आ गया। चलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस के ऊपर। कैरियोकाइनेसिस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि इनमें 4 फेजेस होते हैं। कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अच्छे से नोट बनाएंगे अभी। फर्स्ट फेज कौन सा हो गया, प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में दोनों तरह के होता है, यानी कि अर्ली प्रोफेज, एक हो गया अर्ली, दूसरा हो गया लेट। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो घुलना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, उसी के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी घुलना शुरू हो जाएगा, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी शुरू हो जाएगा घुलना। और क्या करते हैं, सेंट्रोजोम जो फॉर्मेशन हुआ था एस फेज में, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे दोनों साइड में, यानी कि दो पोल में मूव करेंगे। ओके, और क्या होता है, लेट प्रोफेज आते आते वो उसका क्या होता है, क्रोमाटिन पूरा अच्छे से कंडेंस हो जाता है। ठीक है, कंडेंस होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक पहले क्या करते हैं कि इसी तरह से होते हैं, लेकिन जब कंडेंस हो जाता है वो फिर इसी तरह से हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे चोटी जैसे बनता है उसी तरह से पूरा बंध जाता है। ठीक है, बंधने के वजह से वो पूरा बाइंडिंग स्ट्रक्चर दिखते हैं, और उनको डिवीजन करने के लिए आसानी होता है सेल को। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन बताया था, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, वो दोनों मिलके जो सेंट्रोजोम से मिलके एक आस्टर फॉर्मेशन करते हैं। आस्टर यानी कि जैसे हो गया आपका स्टारफिश हो गया। ठीक है, स्टारफिश की वजह से वो आस्टर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये दो साइड से बनते हैं, इसी वजह से माइटोसिस को बोला जाता है एम्फीएस्ट्रल सेल डिवीजन। ओके, यानी कि ह्यूमन के अंदर भी सिर्फ बोला जाता है, सॉरी एनिमल के अंदर ही सिर्फ बोला जाता है एम्फीएस्ट्रल, लेकिन प्लांट सेल के अंदर तो सेंट्रोजोम नहीं होता है, आप तो पढ़े होंगे पहले से। वो क्या करते हैं, वहां से माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है,
माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से, यानी कि एक उनका सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल के साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लग के वहां से शुरू होता है माइक्रो माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC। वो क्या करते हैं, वहां से वो फॉर्म करते हैं, माइक्रोट्यूबुल लगना शुरू होता है। उनके पास सेंट्रोजोम नहीं होता है, इसी वजह से वो आस्टर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसी वजह से प्लांट सेल को बोला जाता है, प्लांट सेल में के अंदर जो सेल डिवीजन दिखता है उसको बोला जाता है आन आस्ट्रल, यानी कि आस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है, इसी वजह से एब्सेंट इन आस्ट्रल माइटोसिस। ओके, ठीक है। अभी हम उसके ऊपर लिखते हैं अर्ली प्रोफेज, और क्या लिखेंगे, लेट प्रोफेज। ओके, मैंने आपको जो पहले बताया था, डिस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन एंड जितने सारा मेम्ब्रेन पार्टिकल हो गए, गोल्गी हो गया, ये सारा क्या करेंगे, घुल जाएंगे। यानी कि उनका जितना सारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, जितना सारा मेम्ब्रेन पार्टिकल हो गया, वो उनमें से मेम्ब्रेन घुलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, सेंट्रोजोम मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ठीक है, सेंट्रोजोम क्या करते हैं, ये जैसे हमारा सेल हो गया, सेंट्रोजोम, दोनों सेंट्रोजोम इस तरह से होते हैं, दो साइड में मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लेट होते होते वो आके दोनों पोल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमाटिन कंडेंसेशन कंप्लीटेड, क्रोमाटिन कंप्लीट जो कंडेंस हो जाता है, उसके बाद वो फॉर्म कर देते हैं क्या, क्रोमोजोम। ठीक है, और क्या करते हैं, इसी फेज में होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल apparatus। ठीक है, स्पिंडल apparatus किसको बोला जाता है, स्पिंडल apparatus बोला जाता है माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर और उसके साथ स्पिंडल फाइबर या फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ मिलके ही तो बनाता है ना। उसके बाद आ गया आपका प्रोफेज, खत्म हो गया। प्रोफेज के बाद आपका आता है मेटाफेज। इसी मेटाफेज में वो क्या करते हैं, जितना सारा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गया, क्रोमोजोम के पास एक होता है आपका, ये हो गया देखो आपका क्रोमोजोम, इसी तरह का एंकरिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, इसी प्रोटीन को बोला जाता है काइनेटोकोर। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था प्रोफेज के अंदर, वो जाके बाइंड कर जाएंगे इसी काइनेटोकोर में। ठीक है, काइनेटोकोर से अच्छे से बाइंड कर जाता है, यानी कि दोनों साइड से जो स्पिंडल फाइबर हो गया
वो आके अच्छे से इस यहीं पे बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मेटाफेज में क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटो कोर। ओके, और क्या हो गया? ऑल क्रोमोजोम्स कॉम एट इक्वेटर, जिसको बोला जाता है मेटाफेजी प्लेट। ठीक है, इसको हम और क्या करते हैं, इसी स्टेज में ही अच्छे से आप क्रोमोजोम का जितना सारा स्टडी हो गया, यानी कि कैरियोटाइपिंग हो गया, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर को अच्छे से यहीं पे ही आप देख सकते हो। इसी वजह से साइंटिस्ट इसी फेज को ही चूज करते हैं, बेस्ट स्टेज टू डिटरमाइन द कैरियोटाइप ऑफ क्रोमोजोम। ओके, इसके बाद हो जाता है आपका, शुरू करते हैं आनाफेज। आनाफेज में भी दो तरह का फेज होता है। एक होता है जिस तरह से अर्ली आनाफेज, एक होता है जैसे आपको प्रोफेज में बताया था, इसी पे भी होता है अर्ली आनाफेज, एक होता है लेट आनाफेज। ठीक है, ये सबसे कम समय लगता है पूरा सेल साइकिल में, सबसे कम समय लगता है कौन सी फेज में? अगर ये क्वेश्चन आया, यहीं पे आप लिख देना, तभी आप लिख देना अनाफेज। ठीक है, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, या फिर सेल साइकिल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? अभी हम लिखेंगे अर्ली अनाफेज के ऊपर। अर्ली अनाफेज में होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, जो क्रोमोसोम के अंदर जो रहा ये सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम का दो आर्म हो गए। ठीक है, एक प्रोटीन हो गया सेपारेज प्रोटीन। सेपारेज प्रोटीन क्या करते हैं, ये जो सेंट्रोमियर हो गया, इसको कट कर देते हैं, बीच में से कट कर देते हैं। कट करने की वजह से यहाँ काइनेटोकोर के साथ क्या लगता है, आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन लगा हुआ रहता है, स्पिंडल अपैरेटस लगा हुआ रहता है। वो क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन में एक एक भाग खींच लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इसमें भी होता है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स। ओके, दूसरा कौन सा वाला फेज बोला था? लेट आना फेज। ये दोनों पोल की तरफ वो खींच के चले आते हैं, यानी कि दो पोल तक पहुंच भी जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, इसी फेज को ही बोला, यहीं पे ही बोला जाता है डिसजंक्शन या फिर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है,
मैंने आपको क्या बताया था, मेटाफेज में क्रोमोसोम मतलब कि कार्योटाइपिंग करने के लिए आसानी होता है, और एनाफेज में क्या होता है, यह आपका क्वेश्चन में भी आया है, नीट के क्वेश्चन में भी 2-3 बार आया है, बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है, आपको तो ये पता होगा क्रोमोसोम 4 तरह का होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया क्रोमोसोम का शेप आपको पता करने के लिए कौन सा फेज आसानी होता है, आनाफेज। ठीक है, और ये दोनों चीजें आप अच्छे से याद करके रखिए। ठीक है, बेस्ट स्टेज टू डिटरमाइन यानी कि कैरियोटाइपिंग करने के लिए कौन सा फेज अच्छा होता है, मेटाफेज, और शेप चेक करने के लिए कौन सा फेज अच्छा होता है, आनाफेज। ओके, फिर हम एंट्री करते हैं टीलोफेज की तरफ। लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज में जो जो भी चीज हुआ था वो उसका पूरा उल्टा होता है टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज में क्या होता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ओके, यानी कि जितना सारा मेम्ब्रेन पार्टिकल हो गया, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हो गया, जितने सारे, वो क्या करते हैं, यही इसी फेज में ही अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर ईआर मेम्ब्रेन। ठीक है, जितना सारा मेम्ब्रेन हो गया वो क्या करते हैं, रीअपियर करते हैं। मैंने आपको बताया था क्या, प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद क्रोमाटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी फेज में उल्टा होता है, यानी कि टेलोफेज में क्या होता है, डीकंडेंसेशन होता है, और उसके साथ साथ जो आपका स्पिंडल फाइबर लगा था काइनेटोर कोर के साथ, वो क्या करते हैं, काइनेटोर कोर से अलग हो जाते हैं। वो कब अलग होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होने से पहले ही अलग हो जाता है। ठीक है, वो टेलोफेज के अंदर ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब मतलब कि बनना शुरू होते हैं उससे पहले ही वो अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम से। ठीक है, स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट। ओके, और क्या करते हैं, और इसी फेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस होके डीकंडेंस होके कौन से क्या फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमाटिन में फिर से कन्वर्सन हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम अच्छे से देखते हैं, ये सेल साइकिल को अच्छे से देखते हैं। देखो, जैसे इंटरफेज में किस तरह, देखो क्रोमोसोम किस तरह से दिख रहे हैं, और क्या होता है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल दो डायरेक्शन में यानी कि दो पोल के पास जा रहे हैं। और क्या करता है, मेटाफेज में और प्रोफेज में इस तरह से शुरू होते हैं और आस्टर फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और मेटाफेज में क्या करते हैं, वो जाके बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ। देखो अच्छे से देखो, व्हाइट कलर का काइनेटोकोर है, उसके साथ ये जो आपका स्पिंडल फाइबर हो गया वो जाके बाइंड कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को डायरेक्ट ये जो फॉर्मेशन हो गया इसको ही बोला जाता है स्पिंडल apparatus। ठीक है, ये जाके देखो काइनेटोकोर के साथ बाइंड कर गया, काइनेटोकोर के साथ बाइंड करने के बाद वो क्या के पास ले आया, इसी प्लेट को बोलते हैं मेटाफेज, मेटाफेजिक प्लेट।
ठीक है, ये पूरा इक्वेटर के पास ले आया और सेल को देखो, सेल के फ्यूरो फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है इसी फेज के अंदर। ठीक है, देखो फॉर्मेशन हो रहा शुरू हो गया है। यहाँ पे क्या करता है, आनाफेज में एक होता है आपका एपीसी। ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसको बोला जाता है सेपारेज। ठीक है, सेपारेज क्या करते हैं, ये जो काइनेट कोर के साथ इस तरह से जो बाइंड करके रखे थे पहले से, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। इसको कट करने के वजह से ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में और इसी तरह का खींच रहे हैं, यानी कि पीछे की ओर और आगे की ओर उनका दोनों आर्म है। ठीक है, इसी वजह से इनको बोला जाता है ट्रेल बिहाइंड टू आर्म्स। ठीक है, और देखो टेलोफेज पहुंचते पहुंचते देखो सेल के अंदर फ्यूरो कितना तक बढ़ गया है। और क्या करता है, टेलोफेज के अंदर एंड तक वो क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। इस फेज में क्या होता है, यानी कि यहीं से पिंच अप हो जाता है, दोनों कट हो जाते हैं और दो डायरेक्शन में, यानी कि दो डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अभी हम प्लांट सेल के ऊपर पढ़ेंगे। प्लांट सेल में क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होता है। सेल वॉल रिजिड होने की वजह से दिक्कत यह होता है कि देखो ये तो इसी तरह से फ्यूरो नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सेल वॉल बहुत रिजिड होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। इसी वजह से यहां से क्या होता है, इन मतलब कि अंदर से देखो प्रोडक्ट। ठीक है, देखो यहां पे देखो एनिमल सेल में क्या रहता है, सेंट्रियोल रहता है, सेंट्रोजोम रहता है। लेकिन प्लांट सेल के पास सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रियोल नहीं रहता है। इसी वजह से डायरेक्टली वो जाके बाइंड कर जाते हैं। जाके कहां से, देखो सेल मेम्ब्रेन के पास एक होता है आपका एम टी ओ सी, माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, वहां से जाके बाइंड कर जाते हैं। आस्टर फॉर्मेशन होता है, लेकिन प्लांट सेल में आस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और इसी वजह से प्लांट सेल का जो सेल डिवीजन होते हैं इसको बोला जाता है अनआस्ट्रल। ठीक है, अनआस्ट्रल सेल डिवीजन। लेकिन यहाँ पे आस्टर फॉर्मेशन करता है। आस्टर यानी कि जैसे हो गया आपका स्टार फिश। ठीक है, इस तरह का हो जाता है और यहीं से ही शुरू हो जाता है इसका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होना। लेकिन यहाँ पे तो वो इस तरह का स्टेज नहीं होता है, इसी वजह से अनआस्ट्रल बोला जाता है। और क्या होता है, एनिमल सेल को बोला जाता है एम्फीआस्ट्रल भी बोला जाता है। ठीक है, एम्फीआस्ट्रल क्यों बोला जाता है, एम्फीआस्ट्रल, एम्फीआस्ट्रल देखो दो साइड में है कि नहीं, दोनों साइड में आपका आस्टर फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं, दोनों पोल में फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से आपको बोला जाता है यहीं से एम्फीआस्ट्रल सेल डिवीजन। ओके, चलिए हम देखते हैं अभी एक फेज बच गया था, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस आपका एम फेज में खत्म हो गया, एम फेज का कैरियोकाइनेसिस। और एक बचा है साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, खत्म करता है पूरा सेल का, यानी कि ये इस फेज के बाद ही पूरा कंप्लीट होता है सेल साइकिल। ठीक है, दिस फेज marks the end of cell cycle. Okay, आफ्टर एम फेज या फिर आप लिख सकते हैं आफ्टर कार्योकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, the cytoplasm
of parent cell divide into two daughter cells. So that two daughter cells have their own two nucleus and साइटोप्लाज्म। ओके, सोचिए अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, लेकिन एक दिक्कत हुआ या फिर हम बाहर से कुछ एजेंट सप्लाई किए जिसके वजह से वो क्या हुआ कि सेल डिवीजन नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्या होता है सेल के अंदर बहुत मतलब कि दो न्यूक्लियस हो गया। देखो अगर सेल में इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक ही सेल हुआ और एक सेल में देखो दो दो न्यूक्लियस हो गए, दो दो न्यूक्लियस हो गए। इसी प्रोसेस को बोला जाता है सिनसिसियम। ठीक है, या फिर प्लांट में बोला जाता है सिनोसाइट, यानी कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है, व्हेन साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस is not followed by karyokinesis, that is division of nucleus occur, division of nucleus occur, but division of cytoplasm doesn't. Cytoplasm doesn't occur. This leads to multinucleate condition। ठीक है, मल्टीन्यूक्लियस कंडीशन एनिमल में बोला जाता है सिनसिसियम, सिनसिसियम, और प्लांट्स में बोला जाता है सिनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। शुरू करते हैं डिफरेंस ऑफ माइटोसिस इन प्लांट एंड एनिमल। चलिए शुरू करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस रहता है। एनिमल का जो सेल साइकिल होता है, जो माइटोसिस होता है, एनिमल सेल का माइटोसिस होता है, इसको डिस्कवर किए थे फ्लेमिंग ने। ठीक है, फ्लेमिंग डिस्कवर, इसमें कौन डिस्कवर किए थे, स्ट्रासबर्गर। In animals, mitosis can occurs only in diploid। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा, ड्रोन। इन हनीबी के पास सिर्फ
हैप्लॉइड सेल ही होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के पास तो यानी कि लोअर प्लांट्स के पास क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है, और अपर प्लांट्स के पास, अपर किंगडम वाले प्लांट के पास ही तो वो होता है, जो आपका हो गया एंजियोस्पर्म हो गया, उसी के पास ही सिर्फ होता है डिप्लॉइड टाइप। लेकिन उसके नीचे जो हो गया उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड टाइप होता है। ठीक है, इसी वजह से इन प्लांट्स mitosis can occur in haploid as well as in diploid phase। ओके, समझ में आ गया। मैंने आपको पहले बताया था इन एनिमल सेल के पास सेंट्रोजोम रहता है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट, दैट्स व्हाई astral माइटोसिस सीन। लेकिन प्लांट्स के पास तो सेंट्रोजोम नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, इसी वजह से यहाँ पे अनएस्ट्रल होता है, सेंट्रोजोम एब्सेंट, दैट्स व्हाई अनएस्ट्रल माइटोसिस सीन। मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है यहाँ पे एम्फीएस्ट्रल भी होता है। लेकिन यहाँ पे तो एस्टरिन फॉर्मेशन नहीं होता है, तो एम्फीएस्ट्रल कैसे होगा, नॉट सीन लिख देंगे। और कुछ डिफरेंस रहता है एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर साइटोकाइनेसिस में। जैसे आपको देखिए, यहाँ पे क्या होता है, सेल फ्यूरो प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे सेल प्लेट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और क्या होता है, देखिए यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे बोला जाता है पेरीफेरी टू सेंटर, यहाँ पे पेरीफेरी टू सेंटर बोला जाता है एनिमल्स में, और यहाँ पे बोला जाता है सेंटर टू पेरीफेरी इन प्लांट्स। ओके, समझ में आ गया। प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस occurs by cell plate formation। यहां पे क्या होता है, साइटोकाइनेसिस occurs by cell फ्यूरो मेथड। ओके, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीपेटल मोड ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मोड सेल डिवीजन। ओके, सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सेंटर से पेरीफेरी। यहाँ पे क्या, पेरीफेरी टू सेंटर। माइक्रो
फिलामेंट इनिशिएट द प्रोसेस। ओके, यहां पे क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल जो ट्यूबुलिन प्रोटीन था वो क्या करते हैं, गोल्गी बॉडी के साथ मिलके फ्राग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन करते हैं। बाय द activity of microtubule and फ्राग्मोप्लास्ट। फ्राग्मोप्लास्ट क्या होता है, गोल्गी बॉडी छोटा छोटा डिवीजन में होते हैं और उसके साथ जाके ये जो आपका जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो जाके लग जाते हैं। लगने की वजह से इस तरह का एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, इसी को बोला जाता है फ्राग्मोप्लास्ट। ठीक है, फ्राग्मो सेल क्यों माइटोसिस करते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को अभी देखते हैं। सिग्निफिकेंस में क्या होता है, ये माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन हो गया, तो इसी वजह से क्या होता है कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल के पास सिमिलर नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज होता है, सर्वाइवल ऑफ द स्पेसीज। क्या कि न्यूक्लियस और सेल का जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो कम हो जाता है ग्रोथ की वजह से। तो माइटोसिस होने के बाद वो क्या होता है, न्यूक्लियस और सेल साइटोप्लाज्म के रेशियो जो होता है वो कम हो जाता है, टू रिड्यूस द रेशियो ऑफ cytoplasm and cytoplasm to the nucleus। ओके, और इसके वजह से क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, helps some lower organism to reproduce asexually। ओके, इसके वजह से जो सेक्स सेल्स हो गया है, ठीक है, उसका नंबर बढ़ जाता है। यहाँ पे तो मैंने बता दिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो हमारा स्पर्माटोगोनियम हो गया या फिर जो स्पर्म मदर सेल हो गया या फिर जो एग मदर सेल हो गया, oogoनियम हो गया, उसका तो नंबर बढ़ना चाहिए ना। ठीक है, वो क्या करते हैं, इसी माइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करके ही उनका नंबर बढ़ाते हैं। द सेक्स सेल डिपेंड अपॉन mitosis for the increase of their number। और इसके वजह से और भी एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो आपका इंजरी हो गया, ठीक है, सोमाटिक सेल में अगर आपका इंजरी हो गया
तो इंजरी को हील करने के लिए यानी कि रिपेयर करने के लिए एक तो कुछ प्रोसेस चाहिए होगा ना। तो इसी प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म खुद को हील भी करता है। रिपेयर फ्रॉम इंजुरी, या फिर रिपेयर के अलावा हम लिख सकते हैं हील फ्रॉम इंजुरी। ओके, ठीक है। अभी हमारा एक छोटा सा पार्ट बचा है, ठीक है। पता है बहुत लंबा क्लास चल गया है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट ही बचा है। न्यूक्लियर कंटेंट, या फिर हम बता सकते हैं कि इसको डीएनए या फिर क्रोमोसोम का नंबर कौन सी फेज में कितना रहता है। आपका एस फेज, आपका पहला फेज कौन सा होता है? जी1 फेज। उसके बाद होता है एस फेज। उसके बाद होता है जी2 फेज। जी2 फेज, उसके बाद होता है आपका एम फेज। एम फेज में चार पार्ट्स हो गए, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टेलोफेज। और एक कौन सा? इसी एम फेज के बाद क्या आता है? एक होता है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। हमारा इस फेज में क्या करता है? ये नॉर्मली जो मैं डिप्लॉयड सेल्स की बात ही बोल रहा हूं, ठीक है। आपका क्वेश्चन इसी के ऊपर ही आता है। डिप्लॉयड फेज में, डिप्लॉयड सेल्स में क्या होता है? जी1 फेज में आपका डीएनए नंबर भी रहता है और क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है, ठीक है। 2n और 2c, ठीक है। लेकिन एस फेज में क्या होता है? यहाँ पे तो डबलिंग होता है ऑफ डीएनए, ठीक है। इसी वजह से क्या करता है कि लेकिन क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे सेम रहते, सिर्फ डीएनए का नंबर ही बढ़ जाता है। क्रोमोसोम किसको बोला जाता है? जिसका जितना सेल के अंदर सेंट्रोमियर हो उतना ही क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? जी1 फेज में क्रोमोसोम इस तरह से दिखता है, लेकिन एस फेज आते आते क्रोमोसोम इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक खुद का कॉपी बना दिया है, ठीक है। फिर क्या हो गया? जी2 फेज आता है। जी2 फेज में भी यही फेज रहता है, ठीक है। और फिर आता है एम फेज। एम फेज में क्या होता है? एम फेज को अंदर फोर डिविजन होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज तक ये दोनों सेम ही रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहता है और आपका डीएनए नंबर से डबल रहता है। लेकिन अनाफेज में क्या होता है? अनाफेज में क्या, देखिए, दोनों साइड दोनों साइड चले आते हैं। प्लांट सेल हो गया या फिर एनिमल सेल हो गया, देखो दोनों साइड एक एक चले गए हैं। देखिए यहाँ पे चार चार है, 4 नंबर का है क्रोमोसोम, या फिर आप बोल सकते हैं डबल ऑफ डीएनए। लेकिन यहां आते आते देखिए 4 नंबर का है क्रोमोसोम, 4 नंबर का है क्रोमोसोम और 8 नंबर का है डीएनए। यहां पे भी वही है, 4 नंबर का है क्रोमोसोम, 8 नंबर का है डीएनए। यहां पे लेकिन क्या हुआ? देखिए कितना सेंट्रोमियर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि यहां पे हो गया 8 क्रोमोसोम, 8 डीएनए। यहां पे भी वही 8 क्रोमोसोम, 8 डीएनए। क्यों? क्योंकि अभी तक देखो एक ही सेल के अंदर ही है, अभी तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। देखिए यहां पे क्या हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 8 क्रोमोसोम, 8 डीएनए। समझ में आ गया? इसी वजह से यहां तक आपका हो जाएगा कितना? 4 नंबर का, यानी कि 4n हो जाता है डीएनए डीएनए, ठीक है। यहां पे डबल हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पे इसी तरह का प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है। और टेलोफेज में क्या होता है? दो से, लेकिन
एक ही तो सेल के अंदर ही है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, लेकिन वो एक ही सेल के अंदर। ठीक है, इसी वजह से यहां पे भी उतना ही रहता है, 4n एंड 4c। यहां पे जाके वो क्या करते हैं, डिवाइड हो जाते हैं 2n और 2c के फॉर्म पे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो भी एग्जाम्स हो गया, माइटोसिस में क्वेश्चन आएगा, मतलब इसी के ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। बाय बाय।